चलिए, तो अपना आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। चलिए, देखें, कल बच्चे अपन बात कर रहे थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन ने जो बातें करी, उसमें हमने कहा कि सबसे पहले अपने पास शुरुआत होती है वन पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रल से। एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स आगे चल करके ओपन किसके अंदर हुए? नेसल चैम्बर में। किसके थ्रू ओपन हुए? नेसल पैसेज के थ्रू। नेसल चैम्बर आगे चल के ओपन हुआ इंटरनल नोस्ट्रल्स में। ये ओपन हुआ फेरिंग्स में। फेरिंग्स का एक पोर्शन काम करता है एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स के बाद फिर अपन ने कहा अगला आएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स पे आपने कहा कि एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। ध्यान रखें कितने कितने कैरेक्टर कहे जाते हैं, उनमें से हर कैरेक्टर को अपने को अच्छे अच्छे से याद रखना है। मतलब लेट्स से आप बस ये मान के चलो कि आपके लिए जो नीट का पेपर बनेगा उसमें केवल मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, सबसे मुश्किल टाइप होता है। और मल्टीपल स्टेटमेंट आपके तब तक सही नहीं हो सकते जब तक कि आपको हर लाइन के बारे में बहुत क्लियरली ना पता हो। तो इपिग्लोटिस के बारे में क्या कहा? थिन है। दूसरी बात कही इलास्टिक है, कार्टिलेजिनस है, फ्लैप है। तो थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है इपिग्लोटिस, जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड को किसके अंदर? ट्रेकिया में। कब प्रिवेंट करेगा? तो आपने कहा ड्यूरिंग स्वेलोइंग। अब इसके बाद आगे की स्ट्रक्चर आती है बेटा कि अपना जो ट्रेकिया वगैरह है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे कैसे होती है, तो उसको एक बार अपन देख लेते हैं। क्या इसमें ऐसा कोई सुंदर चित्र है? नो। चलिए, तो देखें, अपन एक एक करके चीजें देखते जाते हैं। सबसे पहले देखिए, पूरी जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है कि यहां पर ऊपर की तरफ क्या मौजूद है? लैरिंग्स। तो ऊपर की तरफ क्या मौजूद है बेटा? लैरिंग्स प्रेजेंट। ठीक। ये जो लैरिंग्स है इसमें ऊपर की तरफ यहां आपको एक फ्लैप दिख रहा है, इसका नाम क्या है? इपीग्लॉटिस। तो ये वाली स्ट्रक्चर हुई इपीग्लॉटिस। अब इपीग्लॉटिस के बाद फिर आप देखिए लैरिंग्स के बाद अगला जो पोर्शन आता है, इस पोर्शन को आपने नाम क्या दिया बेटा? ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है? स्ट्रेट ट्यूब है या कॉइल्ड है? स्ट्रेट है। तो पहली बात क्या कही कि ट्रेकिया कैसी ट्यूब होती है? स्ट्रेट है। फिर आगे एनसीईआरटी ने कहा कि कहां तक एक्सटेंड करती है। तो ट्रेकिया के बारे में कहा कि ये मौजूद है टिल मिड थोरेसिक कैविटी। एनसीईआरटी देखते जाएंगे एक बार बेटा। तो एनसीईआरटी ने क्या कहा कि कहां तक कंटिन्यू करती है? मिड थोरेसिक कैविटी तक कंटिन्यू करेगी। फिर आगे कहा कि ट्रेकिया आगे चल करके डिवाइड करेगी इन फ्रंट ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। तो ट्रेकिया के बारे में कहा कि डिवाइड्स इन फ्रंट ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। तो ये बच्चे डिवाइड करने वाली है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के सामने। अब इस बात को जरा अपन समझ लेते हैं कि यहां पे क्या कहा गया है। तो देखें, हमारे अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें अलग अलग रीजन की वर्टिब्रा को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे नेक को लेकर के हम टर्म यूज करते हैं सर्वाइकल। तो नेक वाली रीजन में जितनी है इनका नाम क्या है? सर्वाइकल। सारे मैमल्स में सर्वाइकल वर्टिब्रा का नंबर कितना होता है? 7। सर्वाइकल के बाद फिर अगला रीजन आता है थोरेक्स। इस रीजन की वर्टिब्रा जो कहां होगी? पीछे की तरफ। यहां पे आपने कहा कि यहां जो वर्टिब्रा पाई जा रही है इनका नाम है थोरेसिक वर्टिब्रा। क्यों कहा एनसीईआरटी ने कि डिवाइड्स इन फ्रंट ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा? ध्यान दें, यहां फ्रंट की बजाय अगर मैं बिहाइंड लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा।
समझना, वर्टिब्रा कहां है बेटा? पीछे है। और ट्रेकिया कहां है? आगे। तो ट्रेकिया वर्टिब्रा के आगे हुआ कि वर्टिब्रा के पीछे? आगे है ना। तो हमने क्या कहा कि डिवाइड्स इन फ्रंट ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी कि जो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा है, इनमें से वर्टिब्रा नंबर 5 जो है उसके सामने जाकर के डिवाइड कौन कर जाता है? ट्रेकिया। जब ट्रेकिया डिवाइड करेगा तो फॉर्मेशन किसका होगा यहां पर? प्राइमरी ब्रोंकी का। अभी ट्रेकिया के बारे में एक बात और रह गई कि ये जो ट्रेकिया है, इट इज कवर्ड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो कवर्ड किससे है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट को हमने कहा कि ये अगर रिंग इनकम्प्लीट हो तो इसका मतलब है कि शेप कैसा रहेगा? सी शेप्ड। तो ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड होती है। तो कहा कि ये कवर्ड रहेगा सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग से। तो इतनी बातें हैं जो कि जमा टोटल एनसीईआरटी ने ट्रेकिया के बारे में लिखी हैं। क्या क्या बातें कही हैं? सबसे पहले कहा कि ट्रेकिया ट्यूब कैसी है? स्ट्रेट। दूसरी बात कही कि कहां तक है? मिड थोरेसिक कैविटी तक। डिवाइड किसके सामने करती है? पांचवी थोरेसिक वर्टिब्रा के सामने। कवर्ड किससे है? तो अपन ने कहा कि इनकम्प्लीट यानी कि सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड है। अब देखिए बेटा, अगर ये सी शेप्ड है तो इनकम्प्लीट है। तो बात आती है कि इनकम्प्लीट किस साइड में है? तो हमारी बॉडी की ये जो साइड होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? बेली वाली साइड को डॉर्सल या वेंट्रल? क्या कहा जाता है? वेंट्रल। इस साइड का नाम? बैक वाली साइड डॉर्सल। बैक वाली साइड का नाम डॉर्सल। ये दोनों साइड कही जाती है लेटरल। सो नाउ दिस वन इज वेंट्रल, ये डॉर्सल, ये दोनों लेटरल। तो अपन ने कहा कि यहां पे हम गले पे हाथ रख के अगर देखें तो जो रिंग्स है वो हमें यहां पे कंप्लीट दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इनकम्प्लीट कहां होनी चाहिए? पीछे की तरफ। समझिएगा, आपको जो प्रोटेक्शन है वो आगे ही तो चाहिए। पीछे तो वर्टिबल कॉलम है ना प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए कंप्लीट कहां रखा? वेंट्रल साइड में। इनकम्प्लीट किस साइड पर है? डॉर्सल साइड पर इनकम्प्लीट होती है। तो आपने कहा कि ये इनकम्प्लीट यानी कि सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड है। अब यहां ट्रेकिया पर अपन बना लेते हैं कि साहब कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है। तो उसको मैंने कुछ ऐसे करके बनाया। कोई मुझे बताएगा कि इन रिंग्स का पर्पस क्या है बेटा? ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाना। समझिएगा, जब हम इनहेलेशन करेंगे तो इनहेलेशन के टाइम पे यहां पे जो एयर प्रेशर है वो कम होने वाला है। अगर एयर प्रेशर कम रहेगा तो ट्रेकिया कोलैप्स कर सकता है। अगर कोलैप्स किया तो ध्यान दो, अंदर क्या है? म्यूकस मौजूद है ना। अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? म्यूकस। ये म्यूकस की वजह से ट्रेकिया की वॉल आपस में चिपक जाएगी, फिर ये ओपन नहीं होगी। तो इसीलिए ओपन बनी रहे, इसीलिए इसकी वॉल में क्या लगा के दिया आपको? कार्टिलेजिनस रिंग। अब ये ट्रेकिया आगे चल करके डिवाइड कर रहा है। और डिवाइड कहां पे किया? तो आपने कहा कि इन फ्रंट ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा ये ट्रेकिया आगे जाकर के डिवाइड कर जाता है। तो जब ट्रेकिया डिवाइड किया तो इसके डिवाइड करने से जो स्ट्रक्चर बनी, इस स्ट्रक्चर को नाम क्या देते हैं? प्राइमरी ब्रोंकी कहा जाता है। प्राइमरी को मैं यहां लिख दूंगा 1 डिग्री। तो ये इससे क्या बना? प्राइमरी ब्रोंकी बना। तो डिवाइड करने से बना प्राइमरी ब्रोंकी। ये जो प्राइमरी ब्रोंकी है ये एंटर करता है लंग्स में। तो लंग्स के अंदर एंटर करने वाला कौन है? प्राइमरी ब्रोंकी। अब हमारे पास जो लंग्स हैं उनका नंबर कितना है? 2। अब एक बात समझना, हमारे केस में यानी कि कॉर्डेट्स में नर्वस सिस्टम बॉडी के डॉर्सल साइड पे होता है। किधर होता है? डॉर्सल। जब भी आप किसी पर्सन को ऑपरेट करते हैं तो आपका सबसे पहला टारगेट होता है कि इसके नर्वस सिस्टम को डैमेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर नर्वस सिस्टम डैमेज हुआ तो फिर उसे रिपेयर करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हमने पढ़ा है ना कि न्यूरॉन के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। तो हम नर्वस सिस्टम को अगर बचाएंगे तो हम क्या करेंगे कि डिसेक्शन किधर से करेंगे? वेंट्रल साइड से। समझना, किडनी हमारे अंदर डॉर्सल बॉडी वॉल के पास होती है, एकदम पीछे की तरफ। उसके बावजूद कौवा बिरयानी वाली मूवी देखी है? क्या नाम था उसका? एक कोई मूवी थी, उसमें एक कॉमेडियन कैरेक्टर है, वो एक कौवा बिरयानी खा रहा था, ठीक? फिर उसके बाद उसने कौवे जैसी आवाज आने लगी। उसके बेचारे की किडनी चुरा ली थी। याद है? उसकी किडनी चुराई थी। किडनी चुराने के लिए जो कट लगाया था वो कट कहां? आगे की तरफ लगाया था। किडनी होती कहां है? पीछे। पर किडनी को अगर निकालना है तो कट आप कहां लगाएंगे? आगे। अब इसका मतलब यह हुआ कि आप हमेशा इस चीज को एज्यूम करके चलना कि एक पेशेंट आपके सामने
ऑपरेशन टेबल पे लेटा हुआ है, आपने उस पेशेंट को ऑपरेट कर रखा है, अब आप उसकी ऑर्गन देख रहे हैं। तो पहले उस पेशेंट की जगह पे लेट के देखो, तो अब आपको राइट और लेफ्ट समझ में आएगा। यानी कि जब भी अगर हम कॉर्डिएट का डायग्राम देखेंगे, तो हमें देखते टाइम जो चीज राइट दिख रही है वो एक्चुअली लेफ्ट है, और जो हमें लेफ्ट दिख रहा है वो एक्चुअली राइट है। समझिएगा, सबसे आसान तरीका, एनसीईआरटी उठाओ और एनसीईआरटी को अपने सामने रखो। ठीक, यानी कि डायग्राम आपके सामने की तरफ होना चाहिए। लंग्स वाले डायग्राम को अपने सामने रखना है, सामने ऐसे नहीं, अपने से लेके चिपकाओ एनसीईआरटी खुद से, और बाहर की तरफ डायग्राम मुझे दिखना चाहिए, डायग्राम मुझे दिखाई दे। कर लिया? अब इस डायग्राम को देखो, देख करके बताओ कौन सा लंग लेफ्ट है, जिसके अंदर एल्यूलाई बनाई है वो, या नहीं बनाई है वो? नहीं बनाई है वो कौन है? लेफ्ट। वो कौन सा हुआ, लेफ्ट की राइट? वो कौन सा है? राइट। और वहीं पे जिसके अंदर बनाई है वो कौन सा हुआ? लेफ्ट। तो अपने को समझ में आ गया, जब भी किसी डायग्राम में कंफ्यूजन हो तो सबसे आसान तरीका कि एनसीईआरटी को उठा के रखेंगे अपने साथ, और फिर हम देखेंगे कौन सी चीज राइट है और कौन सी लेफ्ट है। अब ऐसे ही मान लो अगर मैं बोर्ड के साथ में अगर ऐसे खड़ा हूं, तो ये वाला हाथ मेरा कौन सा है? राइट हैंड। मतलब इधर जो मैं लंग बनाऊंगा वो राइट होगा, और इधर जो बनाऊंगा वो कौन सा होगा? लेफ्ट। तो यहां पे हमारे पास दो लंग्स पाए जाते हैं। इधर की तरफ मैं कौन सा बना रहा हूं बेटा? राइट वाला। राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है लिवर, इस वजह से राइट लंग की लंबाई कंपैरेटिवली रहेगी कम। ध्यान दीजिएगा, लिवर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। वेट कितना होता है? 1.2 टू 1.5 केजी लिवर का वेट है। ये भी एमटीआर में लिखने वाली बात है कि लिवर का वेट कितना है, रटा होना चाहिए अपने को। फिर हमने कहा कि जो लिवर है अगर इतना बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां काफी जगह एक्वायर करेगा, तो राइट लंग इसकी वजह से कंपैरेटिवली छोटा हुआ। न केवल राइट लंग छोटा हुआ, बल्कि साथ ही आपकी जो राइट किडनी है वो भी थोड़ी सी नीचे की तरफ रहेगी लेफ्ट के कंपैरिजन में। तो आपने कहा कि राइट लंग की लंबाई कंपैरेटिवली कम है, जबकि लेफ्ट लंग की लंबाई ज्यादा होती है। पर साथ में आपको ध्यान देना है कि लेफ्ट लंग की तरफ बेटा हमारा हार्ट भी तो लोकेटेड होगा, तो हार्ट लोकेटेड है, इस वजह से यहां पर लेफ्ट लंग में एक नॉच पाई जाती है, और ये जो नॉच यहां पर मौजूद है इसका नाम क्या है? कार्डियक नॉच। तो अपन ने कहा कि ये वाला कौन सा हुआ? राइट है, और ये कौन सा हो गया? लेफ्ट। तो अपन ने कहा कि लेफ्ट हुआ और ये राइट है। यहां लेफ्ट लंग के अंदर आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? कार्डियक नॉच। तो आपने कहा कि ये कार्डियक नॉच है जो कि लेफ्ट लंग के अंदर पाई जाती है। अब देखिए, लंबाई बच्चे किसकी ज्यादा है, लेफ्ट की या राइट की? लंबाई किसकी ज्यादा? लेफ्ट की। पर लेफ्ट में देखो इतना पोर्शन कट गया ना, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? राइट का। वॉल्यूम बोलो किसका ज्यादा? लंबाई किसकी ज्यादा? लेफ्ट लंग की लंबाई ज्यादा होती है, राइट की कम। जबकि वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? राइट का वॉल्यूम ज्यादा, जबकि लेफ्ट का वॉल्यूम रहेगा कम। अब इधर देखेंगे जो हमारे लंग्स हैं इनके नीचे की तरफ बच्चे आपको यहां डायफ्राम भी दिखेगा। तो ये नीचे आपने कहा कि यहां पर ये क्या मौजूद है बेटा? डायफ्राम हुआ। तो अपन ने कहा कि डायफ्राम हमारा यहां पर पाया जा रहा है, जो कि लंग्स के यहां नीचे की तरफ है। तो लंग्स के नीचे की तरफ ये क्या गया? डायफ्राम आया। अब जरा लंग्स में देखें, जो राइट लंग है ये डिवाइडेड होता है तीन लोब में। राइट लंग कितने लोब में डिवाइड होगा? तीन। और लेफ्ट डिवाइड होने वाला है दो में। राइट का वॉल्यूम ज्यादा ना, तो इसको कितने में डिवाइड करने वाले हैं? तीन। लेफ्ट का वॉल्यूम तो कितने में डिवाइड किया? दो। राइट का वॉल्यूम ज्यादा, लोब कितने? तीन। लेफ्ट का वॉल्यूम कम, तो लोब कितने? दो। अब देखिए, राइट को आपको तीन में डिवाइड करना है, तो ऐसे करके हमने इसे बच्चे तीन लोब के अंदर डिवाइड कर दिया। लेफ्ट का वहीं पर अपन ने कहा कि वॉल्यूम कम है, तो लेफ्ट के अंदर लोब कितने हो गए? दो। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब देखो, यहां इस घर में तीन कमरे हैं और इस घर में दो कमरे हैं। यहां पे हमें तीनों जगह एयर पहुंचानी है, तो ये जो प्राइमरी ब्रोंकी है ये डिवाइड करके कितनी सेकेंडरी ब्रोंकी बनाए? तीन। यहां पे कितने बनने चाहिए? दो। तो आपने कहा कि यहां पर ये डिवाइड करेगी, और इसके डिवाइड करने से जो सेकेंडरी ब्रोंकी बनेंगे
इनका नंबर यहां पे कितना हो जाएगा 3, जबकि इधर जब हम नंबर देखेंगे तो इसका नंबर यहां बच्चे कितना हो जाएगा 2। तो ये 2 में डिवाइड किया, जब ये डिवाइड किया तो ये जो स्ट्रक्चर बनी, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेकेंडरी ब्रोंकी। यानी कि मैंने इसको लिख दिया कि क्या बना 2 डिग्री ब्रोंकी बना। क्या बना 2 डिग्री ब्रोंकी बन गया। अब सेकेंडरी आगे चल के फिर से डिवाइड करेगा। बेसिकली जो लोब है ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं लोब्यूल्स के अंदर। तो जब लोब्यूल में डिवाइडेड है तो उन्हें सप्लाई करने के लिए अब सेकेंडरी को फिर से डिवाइड करना होगा। तो सेकेंडरी ने फिर से डिवाइड किया, जब ये डिवाइड किया तो अब जो बनेगा इसका नाम हम क्या देंगे टर्शरी। क्या कहा जाएगा टर्शरी। तो अपन ने कहा कि सेकेंडरी अब आगे डिवाइड करता है और इसके डिवाइड करने से अब जो ब्रोंकी बनते हैं इन ब्रोंकी को हम क्या बोलते हैं टर्शरी ब्रोंकी कहा जाएगा। तो अपन ने कहा कि यहां जो अब बना इसका नाम बच्चे क्या हो गया, तो यह है 3 डिग्री ब्रोंकी। ब्रोंकी में ध्यान रखेंगे केवल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तक ही हम ब्रोंकी कहेंगे। केवल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तक ही हम ब्रोंकी कहते हैं, इसके आगे हम ब्रोंकी टर्म का यूज नहीं करते हैं। अभी तक अगर हम देखें तो जितनी स्ट्रक्चर हमने बनाई ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड रहेगी। तो अभी तक यहां पे क्या है कार्टिलेजिनस रिंग पाई जा रही है। ध्यान रखना ये जो बेटा डॉर्सल वाली बात है ना वो केवल ट्रेकिया के लिए लागू होती है। ट्रेकिया से आगे जाकर के अपन डॉर्सल वेंट्रल वाली बात जो इनकम्प्लीट डॉर्सल हमने कहा था ना वो बात केवल ट्रेकिया पे लागू होती है। ट्रेकिया के बाद ये चीज एप्लीकेट नहीं होती। फिर ये किधर भी इनकम्प्लीट हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें फर्क सिर्फ कहां तक पड़ता है, तो हमें केवल ट्रेकिया तक फर्क पड़ता है कि किस साइड पर इनकम्प्लीट है और वहीं तक के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपने कहा कि ये आगे चल करके डिवाइड किया और डिवाइड करने से क्या बना टर्शरी ब्रोंकी यहां पर बन गए। अभी तक एयर कैसे कैसे आई उस पैसेज को एक बार हम देख लें। तो देखो एयर सबसे पहले बेटा कहां आई थी, तो आपने कहा कि एयर आई एक्सटर्नल नोस्ट्रिल में। तो पहली चीज क्या आई बेटा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स आगे चल करके ओपन किसके अंदर हुए नेसल चैम्बर में। नेसल चैम्बर के अंदर ये जो ओपन हुए किसके थ्रू ओपन हुए थे, पैसेज के थ्रू। तो मैंने ऐसे लिख दिया जिससे आपको और बेहतर याद रह जाएगा कि हम हमेशा कहेंगे कि नेसल पैसेज के थ्रू ओपन होते हैं नेसल चैम्बर में। नेसल चैम्बर आगे चल के ओपन किसके अंदर हुआ इंटरनल नोस्ट्रिल में। तो अगली जो स्ट्रक्चर आई इसको आपने कहा कि यह है इंटरनल नोस्ट्रिल। इंटरनल नोस्ट्रिल्स के बाद फिर आपने कहा कि अगला पार्ट कौन सा आ जाएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद अगला पार्ट कौन सा आया लैरिंग्स, जहां पर एयर पहुंची। लैरिंग्स के बाद अगला पार्ट कौन सा आया ट्रैकिया। अब बच्चे देखें ट्रैकिया से लेकर के और एल्वियोलाई तक जो डिवीजन है वो 24 बार होता है। कितनी बार डिवाइड करेगा 24 बार। कहानी समझो ट्रैकिया एक ट्यूब है, यहां से आपको जो एयर है वो 300 मिलियन एल्वियोलाई तक पहुंचानी है। दोनों लंग्स में मिलाकर के एल्वियोलाई का नंबर कितना है 300 मिलियन एल्वियोलाई है। अब अगर आपको 300 मिलियन तक पहुंचना है तो अब सोचो कई बार डिवाइड करना पड़ेगा। लेट्स से पहले एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चला करती थी, आरसीएम एमवे वगैरह कंपनीज किया करती थी कि उसमें क्या होता था कि आप उनके मेंबर बन जाओ, फिर कहा जाता था कि आप बस अपने 2 मेंबर बना लो, बस आपका काम खत्म। क्या आपको अपने 2 मेंबर बनाने हैं, फिर उसके बाद क्या होगा कि वो आगे वाले अपने मेंबर बनाएंगे, फिर उसमें आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते थे कि आप बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। और उनके लिए क्या एक जो टारगेट ऑडियंस हुआ करता था वो यूजुअली कॉलेज जाने वाले जो लड़के लड़कियां होते थे वो सबसे बढ़िया टारगेट ऑडियंस होते थे। क्योंकि सच्चाई यह है कि कॉलेज जाने के टाइम पे अभी आपके टाइम पे अभी क्या होता है कि अपन जो है कई सारी ख्वाबी दुनिया में होते हैं। ख्वाबी दुनिया में होते हैं यानी मैं अपनी खुद की बता रहा हूं कि उस टाइम पे मुझे लगता था यार कहीं रोड पे अगर लाख 50 हजार रुपए पड़े मिल जाए तो मजा आ जाए। ये बात अलग है आज तक कभी पड़े मिले नहीं। अब धीमे धीमे क्या है कि जैसे जैसे बुढ़ापा आता गया वैसे वैसे समझ में आता गया कि हाँ भाई ठीक है पैसे ऐसे पड़े नहीं मिलते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी कमाएंगे। तो अब सोचो वहां पे एक आदमी
अगर सोचे कि मुझे 300 मिलियन लोगों तक पहुंचना है और एक एक बार में 2 मेंबर बनाएगा, तो कम से कम भी जो चेन है, उस चेन के अंदर 24 स्टेप तो एटलीस्ट होने चाहिए ना। तो डिवाइड कितनी बार करेगा? 24 बार। पर 24 में से हम जितने लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे इसमें प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शरी ब्रोंकी, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई। यानी कि हम केवल लिखेंगे इसमें से 7, क्योंकि एनसीईआरटी केवल इन 7 का ही नाम लेती है, किसी भी 8वें का नाम एनसीईआरटी ने लिया ही नहीं है। तो हम केवल कितने की बात करेंगे? 7 के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहां देखिए, ट्रैकिया ने आगे चल करके जब बच्चे डिवाइड किया, तो इसके डिवाइड करने पर अपना यहां पर तो आपने कहा कि बनता है प्राइमरी ब्रोंकी। क्या बना बेटा? प्राइमरी ब्रोंकी बना। प्राइमरी ब्रोंकी ने आगे जब डिवाइड किया तो अब बना आपका सेकेंडरी ब्रोंकी। सेकेंडरी ब्रोंकी अब आगे चल करके डिवाइड करता है, और इसके डिवाइड करने पर अब जो बनता है इसका नाम है टर्शरी ब्रोंकी। तो सेकेंडरी के बाद अब क्या बन गया बेटा? टर्शरी ब्रोंकी बना। ये जो टर्शरी ब्रोंकी है, ये अब आगे चल करके डिवाइड करेंगे, और मैंने कहा कि ब्रोंकी वर्ड आप केवल यहीं तक यूज करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल। अब समझिए, आगे जो ब्रोंक्यूल आते हैं, इनको नाम दिया जाता है टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल। क्या कहते हैं? टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल कहते हैं। और ये जो टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल है, ये कई बार डिवाइड करते हैं। लेट्स से 10 बार डिवाइड करते हो। कितनी बार अपन डिवाइड करा रहे हैं? 10 बार। तो क्या किया एनसीईआरटी ने? ये कहा कि शुरू के जो 1, 2, 3 नंबर के जो डिवीजन है, उनको बोल दो इनिशियल ब्रोंक्यूल, और लास्ट का जो 7, 8, 9, 10 है, उसको बोल दो कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल है। यानी कि क्या वास्तव में इनिशियल ब्रोंक्यूल नाम की कोई संरचना होती है? नहीं, कुछ नहीं होता इनिशियल ब्रोंक्यूल। जो एनसीईआरटी कह रही है, वो ये कह रही है कि टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल में से शुरुआत वालों का नाम क्या होगा? इनिशियल ब्रोंक्यूल, और लास्ट वालों का नाम क्या होगा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहा जाएगा। तो क्या वास्तव में इनिशियल टर्मिनल ब्रोंक्यूल है? नहीं। पर ध्यान देना, एनसीईआरटी ने टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल का नाम नहीं लिखा, तो हम वो नाम लेंगे भी नहीं। मैंने कहा कि जो टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल है, उनमें से शुरू वाले जो बने, इनको आपने कहा कि यह है इनिशियल ब्रोंक्यूल। क्या बना बेटा? इनिशियल ब्रोंक्यूल बने। इनिशियल ब्रोंक्यूल आगे चल करके डिवाइड करते हैं, और इनके डिवाइड करने से अब बन जाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो ये इनिशियल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है, इनको हम मिला करके क्या बोलते हैं? टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल कहा जाता है। मिला के नाम क्या होगा? टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल कहा जाएगा बच्चे। तो हमने इसे नाम क्या दिया? टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल कहा, इनिशियल और टर्मिनल को मिला करके। फिर अपन ने कहा कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल जब आगे डिवाइड करता है, तो अब इसमें कई बार डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद अब बनेंगे पहले एल्वियोलर डक्ट। क्या बना? एल्वियोलर डक्ट बना। एल्वियोलर डक्ट आगे चल करके ओपन किस में हो जाता है? एल्वियोलाई में। किस में ओपन हुआ? एल्वियोलाई में। ध्यान देना, केवल इतनी टर्म है जो एनसीईआरटी ने यूज करी है, तो हमें इससे न तो एक कम याद करनी, ना हमें इससे एक ज्यादा याद करनी है। अब ध्यान देंगे, यहां पर अगर हम देखें तो बेटा देखो, यहां मैंने कलर चेंज किया ना। कलर चेंज करने का अपना एक पर्पस था। पर्पस क्या है वो हम समझते हैं, जरा कुछ और बातें इसके अंदर देखिए। एनसीईआरटी में पेज नंबर 101 पे आएंगे। पेज नंबर 101 पे आओ। देखो, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में लास्ट में लिखा है। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के एग्जांपल में एनसीईआरटी ने क्या दिया है? ब्रोंकी या ब्रोंक्यूल? नाम क्या लिखा है? ब्रोंक्यूल की ब्रोंकी? क्या लिखा है? ब्रोंक्यूल। याद रहेगा। जब बात आएगी सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की, तो वहां एनसीईआरटी नाम किसका लेती है? ब्रोंकी की ब्रोंक्यूल? ब्रोंक्यूल का नाम लिया गया है। तो आप देखिए बच्चे, ट्रैकिया से लेकर के और एक मिनट,
ट्रेकिया से लेकर के और ये आपका टर्शरी ब्रोंकी तक, यहां तक। तो ट्रेकिया से लेकर के अप टू टर्शरी ब्रोंकी, यहां पर जो इपिथेलियम पाई जाती है ये होगी PSCCGE, यहां मौजूद होगा। ठीक, तो यहां तक क्या पाया जाएगा? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर इपिथेलिया, जो कल हम बात कर चुके थे। अब एनसीईआरटी ने आगे हमसे क्या कहा कि ब्रोंकियोल पे क्या होता है? सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलिया। यानी कि जब मैं बात करूं ब्रोंकियोल के बारे में, तो मुझे यहां पे कहना चाहिए कि यहां पर क्या मौजूद होगा? सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलिया। शॉर्ट में मैंने क्या कह दिया? सीसीई, याद रह जाएगा। सीसीई का पूरा नाम क्या है? सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलिया। और एनसीईआरटी कौन से पेज पे लिखती है? पेज नंबर 101 पे लिखा है कि ब्रोंक्यूल में सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलिया है। ध्यान देंगे, क्या कॉलमनर इपिथेलिया गैसियस डिफ्यूजन में काम आती है? नहीं। वही पेज 101 पे रहेंगे। सबसे ऊपर देखिए, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम के अंदर क्या एनसीईआरटी ने लिखा है कि डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है? मिला डिफ्यूजन बाउंड्री? सिंपल स्क्वामस में देखो मिला डिफ्यूजन बाउंड्री की नहीं? मिल गया ना? इसका मतलब हुआ कि जब गैसियस डिफ्यूजन यहां से होना है तो ये जो इतना पार्ट होगा, यानी कि एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, ये वाला पार्ट किससे बना होना चाहिए? तो आपने कहा कि ये बना होगा सिंपल स्क्वैमस इपिथेलिया से। तो ये बनेगा बेटा सिंपल स्क्वैमस इपिथेलिया से। तो अपन ने कहा कि यहां पर सिंपल स्क्वैमस इपिथेलिया है। तो आप ध्यान देंगे टिश्यू कैसे बदल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ट्रैकिया से लेकर के ब्रोंकी तक क्या मौजूद है? PSCCGE। एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैंने इसलिए लिखा है जिससे कि तुम्हें ब्रोंक्यूल वाला बात याद रह जाए कि कल को मालूम पड़े किसी स्टेटमेंट में ब्रोंकी के अंदर अगर इसे कर दें तो वहां पे अपन गलत करके आएंगे कि भैया ब्रोंकी में नहीं होता है। ये क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? ब्रोंक्यूल। तो ब्रोंकी तक क्या पाया जा रहा है? PSCCGE है। इसके बाद क्या हुआ? सीसी यानी कि सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलिया। नीचे वाले पार्ट में क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया। तो अब आप मुझे बता सकते हैं क्या कि कितने पार्ट में गैसियस एक्सचेंज होने वाला है? कितनी जगह पे होगा? ये पर्पल वाले पार्ट में ये इतना पार्ट है जहां गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि डिफ्यूजन बाउंड्री सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बनाती है, कॉलमनर एपिथेलियम नहीं बनाती है। डिफ्यूजन बाउंड्री का फॉर्मेशन कॉलमनर एपिथेलिया नहीं कर सकती। ध्यान रखिएगा, थिकनेस ज्यादा है इसकी, तो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये इतना जो पार्ट है ये आपका एक्सचेंज पार्ट है? क्या कहा जा सकता है कि ये क्या है बेटा? एक्सचेंज पार्ट है। तो आपने कहा कि ये वाला पार्ट क्या कह दिया जाए? एक्सचेंज पार्ट। और इसका काम क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज। काम क्या है? गैसियस एक्सचेंज इसका काम है। तो अगर इसे कहा एक्सचेंज पार्ट, तो इससे ऊपर का जितना पार्ट है इस वाले पार्ट को क्या नाम देंगे? तो बच्चे ये वाला पार्ट आपका कहा जाएगा कंडक्शन पार्ट। ये क्या है? यानी कि एयर को लेकर के जाता है। एयर को ले जाना किसका काम है? कंडक्शन पार्ट का काम है। तो कंडक्शन पार्ट एयर को लेकर के जाता है। तो कितने पार्ट में डिवाइड करें? दो। पहला कौन सा बनाया? कंडक्शन। दूसरा एक्सचेंज पार्ट। ध्यान देंगे, कंडक्शन पार्ट कहां तक है? अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। कहां तक होता है? अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई क्या बनाते हैं? एक्सचेंज पार्ट। फिर आपने कहा कंडक्शन पार्ट करता क्या है, काम क्या है कंडक्शन पार्ट के? तो पहला इसका काम हो जाएगा दैट इट विल ब्रिंग एयर टू एक्सचेंज पार्ट। ये एयर को बच्चे कहां लेके आने वाला है? एक्सचेंज पार्ट पर। तो आपने कहा कि एक्सचेंज पार्ट पर एयर को लेकर के आना किसका काम होता है? कंडक्शन पार्ट का। भाई अगर ये ना होता तो क्या एयर यहां पहुंचती? नहीं। फिर अगला इसका काम होता है कि ये फिल्टर करेगा एयर को। कल हमने बात की थी ना एयर को कैसे फिल्टर किया जाता है। यहां पे आपने कहा कि जो म्यूकस मौजूद होगा और जो सिलिया प्रेजेंट है वो एयर को फिल्टर करने में मदद करेंगे। एयर को फिल्टर करने के अलावा
अगला इसका काम होता है दैट इट विल ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। ये एयर को कहां तक लेकर के आएगा बेटा? बॉडी टेम्परेचर पर लेकर के आता है। तो एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लाना इसका काम है। समझिएगा, ये मान लेते हैं एक ट्यूब है, ठीक? ट्यूब का टेम्परेचर 25 डिग्री है। इस ट्यूब से यहां से आपने एयर पास कराई, एयर इधर निकली। जब ये एयर यहां से बाहर निकलेगी तो एयर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 25। इररेस्पेक्टिव ऑफ कि यहां जब एयर आई तब एयर का टेम्परेचर कितना भी था, पर यहां से जब एयर निकलेगी तो एयर का टेम्परेचर 25 ही होगा। हमारे घर का एसी कैसे काम करता है? एसी में जो गैस है वो कूलिंग कॉइल को ठंडा करती है ना। बाकी इंडोर यूनिट में एक फैन लगा होता है। फैन क्या करता है? बाहर से एयर को जो खींचता है। एयर जब उस कूलिंग कॉइल में से होकर के निकलती है तो एयर का टेम्परेचर कूलिंग कॉइल के बराबर हो गया, तो अपना कमरा क्या हुआ? ठंडा हो गया। तो अपन ने क्या कहा कि एयर को कहां तक लाना है? बॉडी टेम्परेचर पे। एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लाने के अलावा अगला इसका काम होता है कि ये क्या करेगा? एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा। एयर को ह्यूमिडिफाई करने का मतलब है एयर में मॉइस्चर बढ़ाना कि कम करना? एयर के अंदर मॉइस्चर को बढ़ा देना। देखिए, जो बाहर हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बेटा एयर के अंदर वाटर कंटेंट कंपैरेटिवली कम है। अब ये जो कम वाटर कंटेंट वाली एयर है, ये जब हमारे लंग्स के अंदर पहुंचेगी तो लंग्स में पहुंच करके ये क्या करेगी? लंग्स को ड्राई करने लगेगी। अगर आप कल के चैप्टर पे ध्यान दें तो जितनी भी रेस्पिरेटरी सरफेस थे सबके सब मॉइस्ट थे कि नहीं? सब जगह कॉमन बात समझ में आई थी। जनरल बॉडी सरफेस स्पंज निडेरिया में हुआ तो पानी में डूबे थे, ठीक? फिर उसके बाद आपने अर्थवर्म के अंदर कहा मॉइस्ट क्यूटिकल। फिर आपने कहा ट्रैकिया। ट्रैकिया किसके अंदर? हीमोलिम्फ में डूबा होता है। आपने कहा गिल्स पानी के अंदर डूबे हैं। बाकी आपने कॉर्डेट के अंदर कहा गिल्स फिर से पानी में डूबे हैं। मेढक में स्किन के बारे में बात की, स्किन कैसी थी? मॉइस्ट। तो जितनी भी बेटा रेस्पिरेटरी सरफेसेस होते हैं सबके साथ ये कॉमन फीचर होता है कि सबका मॉइस्ट होना जरूरी है। और क्यों जरूरी है समझिएगा। गैसेस का डिफ्यूजन गैसियस स्टेट में नहीं होता। हम अब तक ये मानते थे ना कि ऑक्सीजन जब डिफ्यूज हो रही है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है ना। ऑक्सीजन सॉल्यूशन के फॉर्म में डिफ्यूज होती है। यानी कि ऑक्सीजन पहले वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी तब ये डिफ्यूज होगी। तो गैसेस का डिफ्यूजन हमेशा डिसॉल्व्ड स्टेट में होता है। यहां गैसियस स्टेट में डिफ्यूजन होता ही नहीं है। तो अगर कोई सरफेस मॉइस्ट नहीं है तो क्या वहां से गैसियस एक्सचेंज हो सकता है? नहीं। सारे रेस्पिरेटरी सरफेसेस हमेशा क्या होते हैं? मॉइस्ट होंगे। अब अगर बाहर से आने वाली एयर ड्राई है, ये धीमे धीमे लंग्स को ड्राई करेगी। लंग्स अगर ड्राई हुए तो गैसियस एक्सचेंज बंद। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एयर को मॉइस्ट करना होगा, एयर में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाना है। सर्दियों के टाइम पे जब चश्मा गंदा हो जाता है तो साफ करने के लिए हम चश्मे पे फूंकते हैं कि नहीं? करते हैं ना। तो हम जो एक्सहेल करते हैं उस एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। तो यानी कि वैसी ही एयर तो हमारे एल्वियोलाई तक पहुंच रही है। तो हमने कहा कि अगला काम क्या होगा? एयर को क्या करना है? ह्यूमिडिफाई करना है। तो आपने कहा कि कंडक्शन पार्ट के 4 काम। एक्सचेंज पार्ट का काम सिंपल सा है, कैसे क्या करना है? गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करना है। अब एक और बात पे आ जाते हैं। देखिए, अगली जो बात आपको कंफ्यूज करने वाली है, जहां आप गड़बड़ कर देते हैं अक्सर। बच्चे, ट्रैकिया से लेकर के और इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, कहां तक? ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल तक यहां पाया जाता है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। क्या पाई जाती है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है। तो अब देखिए, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कहां तक पाई जा रही है और कंडक्शन पार्ट कहां तक है? इन दोनों बातों के अंदर अंतर है कि नहीं? अंतर है ना। कार्टिलेजिनस रिंग कहां तक है? इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। जबकि कंडक्शन पार्ट कहां तक है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। फिर वापस से बोलेंगे, कार्टिलेजिनस रिंग कहां तक? कहां तक? फिर वापस से बोलो, कार्टिलेजिनस रिंग कहां तक? इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। जबकि कंडक्शन पार्ट होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। मतलब अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं
कि पूरे कंडक्शन पार्ट में सी शेप्ड रिंग पाई जाती है, तो स्टेटमेंट सही की गलत? गलत हो गया ना, क्योंकि इसमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल कवर नहीं होता है। तो आपने कहा कि यहां पे सब इनकंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कहां तक है। अब अगली बात समझिएगा, आपकी जो लंग्स हैं, इनमें एंटर करने वाला कौन था बेटा? प्राइमरी ब्रोंकी। एंटर किसने किया? प्राइमरी ब्रोंकी ने एंटर किया। जब प्राइमरी ब्रोंकी एंटर कर रहा है, तो अब यहां से एक बात आप समझेंगे कि प्राइमरी ब्रोंकी से लेकर के, कहां से? प्राइमरी ब्रोंकी से लेकर के और एल्वियोलाई तक का जो पार्ट है, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई, ये मिलकर के हमारे अंदर क्या बनाते हैं? लंग्स। ये मिलकर के क्या बनाते हैं? लंग्स बनाते हैं। तो हमारे जो लंग्स हैं, कहां है? क्या है लंग्स? तो हमारे जो लंग्स हैं, वो एक्चुअली ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई, इनको मिलाकर के क्या बोलते हैं? लंग्स। बताएंगे क्या ट्रेकिया लंग्स का पार्ट है? क्या ट्रेकिया लंग्स का पार्ट होता है? क्या ब्रोंकी लंग्स का पार्ट है? यस। ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई, ये मिलकर के बच्चे हमारे अंदर क्या बनाते हैं? लंग्स बनाते हैं। तो लंग्स की शुरुआत कहां से हुई? ब्रोंकी से, और कहां तक रहेगा? एल्वियोलाई तक। अब अपने को इतनी बात समझ में आई? फिर जरा वापस से चलते पीछे। अब देखिए, आपने कहा कि ये जो ब्रोंकी है, ये ब्रोंकी आगे चल करके रिपीटेडली डिवाइड करेंगे, और कई बार बेटा डिवाइड करने के बाद, जब ये ब्रोंकी के अंदर फिर से ऐसे डिवीजन हुआ, फिर वापस से ऐसे डिवाइड कर गया, और डिवाइड करने के बाद ये लास्ट में जाकर के क्या बनाएगा? एल्वियोलाई। लास्ट में जाके क्या बनाने वाला है? एल्वियोलाई बनेगी। यानी कि लास्ट में जाकर के जो स्ट्रक्चर आपकी बनी, इसको कहा गया एल्वियोलाई। तो लास्टली क्या बनने वाला है? एल्वियोलाई बनेगी। मैंने अभी कहा दोनों लंग्स में मिलाकर के एल्वियोलाई का टोटल नंबर 300 मिलियन। पढ़ो एनसीईआरटी को, 269 पे क्या लिखती है एनसीईआरटी एल्वियोलाई के बारे में? क्या लिखा है? थिन है कि थिक है? क्या लिखा? थिन। कैसे समझाओगे? सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम है कि नहीं? तो इसलिए एल्वियोलाई कैसा रहेगा? थिन या थिक? क्या एल्वियोलाई वेस्कुलर है कि वेस्कुलर? वेस्कुलर का मतलब क्या होता है? इसके पास ब्लड वेसल मौजूद है। ब्लड वेसल यानी कि यहां कैपिलरी पाई जा रही है। तो आपने पहला कैरेक्टर कहा कि थिन है, दूसरा कहा वेस्कुलर है, तीसरा पढ़िएगा, क्या लिखा है? कि इरेगुलर वॉल्ड है। क्या लिखा? इरेगुलर वॉल्ड। अगर लिखा कि इरेगुलर वॉल्ड है, तो इसका मतलब है कि इसकी वॉल में कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो रेगुलर लिख देते। क्यों लिखा एनसीईआरटी ने इरेगुलर वॉल्ड है? तो समझेंगे कि इरेगुलर वॉल्ड क्यों लिखा गया है। तो इसके लिए देखिए, जब मैं बात करता हूं बच्चे एल्वियोलाई के बारे में, तो एल्वियोलाई में क्या क्या होता है देखें। ये बेटा हमारी एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई में ज्यादातर जो सेल्स पाई जाती हैं, ये तो स्क्वामस एपिथेलिया होती हैं, क्योंकि स्क्वामस एपिथेलिया क्या बना रही होती है यहां पर? तो आपने कहा कि डिफ्यूजन बाउंड्री बनाएगी। पर एल्वियोलाई में कुछ एक कॉलमनर एपिथेलियम भी पाई जाती है। तो एल्वियोलाई में ज्यादातर तो क्या मौजूद था? स्क्वामस एपिथेलिया। जबकि कुछ क्या मौजूद है? कॉलमनर एपिथेलिया भी यहां पर पाई जाती है। अगर दो तरह की सेल है, तो मैं अब इसे रेगुलर वॉल्ड कहूंगा कि इरेगुलर? क्या कहूंगा? रेगुलर की इरेगुलर? इरेगुलर कहा जाएगा। तो अपन ने कहा कि ये वाली जो सेल है, ये वाली सेल कही जाती है बेटा टाइप 1 एल्वियोलर सेल। इसको क्या कहा? टाइप 1 एल्वियोलर सेल कहा। और ये जो टाइप 1 एल्वियोलर सेल है, ये कौन से टिश्यू से बनी है? तो आपने कहा कि ये है सिंपल स्क्वेमस इपिथेलिया। और सिंपल स्क्वेमस इपिथेलिया से बना है, तो इसका काम क्या हो जाएगा? गैसियस डिफ्यूजन। तो ये क्या करेगा बेटा? गैसियस डिफ्यूजन। देखिए बेटा, एयर के लिए एक और टर्म न्यूमोसाइट भी होती है। ठीक, एयर के लिए एक टर्म होती है न्यूमेटिक या न्यूमो वर्ड। जैसे अपन बर्ड में बात करते हैं ना न्यूमेटिक बोन्स के बारे में, या अपन न्यूमोटेक्सिक सेंटर की अभी इसी चैप्टर में आगे बात करेंगे। तो न्यूमो वर्ड का मतलब क्या होता है? एयर। एल्वियोलाई में एयर आने वाली है,
इसलिए हम इसे कई बार न्यूमोसाइट टाइप 1 भी कह देते हैं। पर एनसीईआरटी जब इस टर्म का यूज नहीं करती है तो उसका तो यूज करेगी क्या? तो इसलिए अपन कोई बहुत ज्यादा टर्म्स याद नहीं करने वाले हैं। दूसरी तरफ ये जो सेल है, इसको आपने कहा कि ये है टाइप 2 एल्वियोलर सेल, ये दूसरे टाइप की है। और ये जो टाइप 2 एल्वियोलर सेल है, ये बेटा होती है कॉलमनर इपिथीलिया। ये क्या है? कॉलमनर इपिथीलिया है। इसके काम क्या होते हैं? तो ये सेक्रीट करती है एक तो सर्फेक्टेंट। इसने क्या सेक्रीट किया? सर्फेक्टेंट। ये जो सर्फेक्टेंट यहां पर होता है, ये सर्फेक्टेंट होता है लेसिथिन। यहां पे सर्फेक्टेंट कौन है बेटा? लेसिथिन सर्फेक्टेंट होता है। याद आता है लेसिथिन बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था? क्या है? फॉस्फोलिपिड है। ये जो लेसिथिन यानी कि सर्फेक्टेंट है, इसका काम होता है कि ये सरफेस टेंशन को घटाएगा। ये क्या करता है? सरफेस टेंशन को कम करता है। तो सरफेस टेंशन को कम करने वाला ये है। अब देखो, एनसीईआरटी ने ये नहीं लिखा, हालांकि एआईपीएमटी में या नीट में पहले एक आध बार इस पे पूछी जा चुकी हैं बातें, इसलिए अपन ने बात की। अब एनसीईआरटी याद आती है कि जब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वहां लिखती है कि एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। वो जो अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन है, उसको सेक्रीट करना इसी का काम होता है। यही है जो सेक्रीट करती है बेटा अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। तो क्या अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन हमारे अंदर नेचुरली बनता है? यस। और ये अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन ही हमें एम्फाइसीमा से बचा करके रखता है। तो अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन सेक्रीट करना, जो एनसीईआरटी ने बायोटेक के अंदर लिखा है, और सर्फेक्टेंट सेक्रीट करना इसका काम है। अब देखें, जहां कहीं भी एपिथेलियल टिश्यू होगा, हमेशा बच्चे एपिथेलियल टिश्यू के साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद होनी चाहिए। तो यहां पर ये एपिथेलियल टिश्यू के साथ क्या गया? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, क्या गया इसके साथ? बेसमेंट मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी में पेज नंबर 102 पर आ जाओ जरा, पढ़ो क्या एरियोलर टिश्यू में लिखा है कि एक्ट एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलिया। 102 पे पढ़ें। 100, 101, 103 पे होगा। हाँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन ये हो गई। मिला? एरियोलर टिश्यू के अंदर एक्ट एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलिया। मिला ना? यानी कि जहां कहीं भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, हमेशा एपिथेलियल टिश्यू के साथ कौन मौजूद होगा? तो अपन ने कहा एरियोलर टिश्यू पाया जाएगा। तो यहां पे बाहर एरियोलर टिश्यू का एक थिन लेयर यहां पर पाई जाती है। तो ये बाहर लेयर किसकी है? एरियोलर टिश्यू की। तो यहां पर अब बात आती है कि मैं इतनी सब कहानी बता क्यों रहा हूं, क्योंकि आगे चल करके मुझे आपको फाइब्रोसिस भी समझाना है और मुझे आपको एम्फाइसीमा भी समझाना है। जब हम एम्फाइसीमा समझेंगे तो उस टाइम पे अपने काम आएगा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, और जब हम समझेंगे फाइब्रोसिस तब काम आएगा ये कनेक्टिव टिश्यू की पतली सी लेयर। तो यहां एल्व्यूलाई के बाहर आपने कहा कि यहां पर कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर पाई जाती है। तो यहां पे बाहर की तरफ किसकी लेयर है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू की। तो ये कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर यहां पर एल्व्यूलाई के बाहर मौजूद है। इतनी स्ट्रक्चर किसकी हुई? एल्व्यूलाई की। अब पहले देखो एक बार, इसमें कहीं किसी बच्चे को कंफ्यूजन है? क्लियर ना? चलिए, अब जरा इस वाली कहानी में हम कुछ बातें और बढ़ाते हैं। हमने कहा कि हमारे जो लंग्स हैं, ये कवर्ड होते हैं एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन से। इस डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्लूरा। क्या नाम देते हैं? प्लूरा नाम देते हैं। तो मेम्ब्रेन कैसी है? डबल वॉल्ड। अब इसके मेम्ब्रेन में जो दो मेम्ब्रेन है, ये बाहर की हुई और ये वाली अंदर की मेम्ब्रेन हो गई। जो बाहर की मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन आपकी थोरेसिक कैविटी की लाइनिंग बनाती है। थोरेसिक कैविटी के इनर सरफेस पर मौजूद होती है। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, ये आपके लंग सरफेस के बाहर प्रेजेंट है। तो आप देखिए, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, उसको पहले अपन बनाते हैं
तो अंदर वाली मेम्ब्रेन हमने कहा कि ये बेटा किसके कांटेक्ट में है? लंग्स के सरफेस के कांटेक्ट में है। तो लंग्स के सरफेस के कांटेक्ट में कौन रहेगा? ये अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी। वहीं पर जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये आपकी होगी थोरेक्स की लाइनिंग के कांटेक्ट में। तो अपन ने कहा कि ये अंदर वाली मेम्ब्रेन हुई, जो कि लंग्स के सरफेस के कांटेक्ट में है। और फिर इसके बाद आपके पास एक बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी। बाहर वाली मेम्ब्रेन को हमने मान लिया कि वो ये हो गई। ये अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो बच्चे जाकर के डायफ्राम से जुड़ती है। तो ये बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी। अब ये दोनों मेम्ब्रेन जो हैं, इनमें से बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, इसको बेटा नाम दिया हमने पैराइटल प्लूरा। बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या कहा? पैराइटल प्लूरा। अब देखिए, ये जो पैराइटल प्लूरा है, इसके जस्ट बाहर की तरफ यहां पे आपको रिब्स दिखाई देंगी। ये बाहर की तरफ बेटा किससे कनेक्टेड है? रिब्स बाहर की तरफ है, यानी कि थोरेक्स की ये बॉडी वॉल हो गई। तो आपने कहा कि ये क्या बनाती है? थोरेक्स की कवरिंग बनाएगी या लाइनिंग? तो आप जरा एक बात समझेंगे, दो टर्म्स में अंतर, एक टर्म आती है कवरिंग और एक टर्म आती है लाइनिंग। कवरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बाहर से जो ढकना है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कवरिंग कहा जाता है। लाइनिंग का मतलब होता है अंदर से कवर करना। आपकी कार को जब भी धूप बारिश से बचाना है, तो कार पे अपन ऊपर एक कवर डालते हैं ना, वो क्या है? कार की कवरिंग है। वहीं कार में अंदर की तरफ अगर आप देखें, तो ब्लैक, बेज या ग्रे, जैसा भी आपके कलर कार का कलर हो, उसके हिसाब का अंदर एक कपड़ा लगा होता है कार में। कभी देखे ना, छत पे भी लगा होता है कपड़ा, नीचे जहां अपन पैर रखते हैं वहां भी चारों तरफ कपड़ा लगा होता है। तो वो जो कपड़ा है वो अंदर की तरफ से कवर कर रहा है। अंदर वाली कवरिंग को क्या बोलते हैं? लाइनिंग। और बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं? कवरिंग। तो बाहर की तरफ क्या रहेगा बेटा? कवरिंग। जबकि अंदर की तरफ क्या होगा? लाइनिंग। तो अपन ने यहां पे कहा कि ये जो पैराइटल प्लूरा है, पैराइटल प्लूरा क्या कर रहा है? तो हमने कहा कि पैराइटल प्लूरा इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद इनर वॉल ऑफ थोरेक्स। तो ये किसके कांटेक्ट में है? तो अपन ने कहा कि इनर वॉल ऑफ थोरेक्स। तो ये थोरेक्स के इनर वॉल के कांटेक्ट में है। और इनर वॉल के कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब हुआ कि ये थोरेक्स की क्या बना रहा है? लाइनिंग। जबकि वहीं अंदर की तरफ जो है, इसका नाम होता है बेटा विसरल प्लूरा। तो अंदर वाले को अपन ने क्या कहा? विसरल प्लूरा कहा। और ये जो विसरल प्लूरा है, ये कवर करता है लंग सरफेस को। तो इसने कवर किसे किया? लंग सरफेस को। तो लंग्स के सरफेस को कवर करने वाला यहां पे कौन है? विसरल प्लूरा है। इन दोनों के बीच में देयर इज अ कैविटी, और जो कैविटी है इसका नाम क्या है? प्लूरल कैविटी। कैविटी को क्या कहा जाता है? प्लूरल कैविटी कहते हैं। और ये जो प्लूरल कैविटी है, इसके अंदर भरा है एक फ्लूइड, जिसे कहा जाता है बच्चे प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं इस फ्लूइड को? प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। अब ये प्लूरल फ्लूइड क्या क्या काम करता है, उसको जरा अपन समझेंगे और एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो, अभी मेरे पास लेट से ये प्लेट है, ये प्लेट मैंने यहां रखी। अब अगर इस प्लेट को मैं यहां से यहां खिसकाना चाहता हूं तो एक फ्रिक्शन है। देखो मैंने यहां से किया, प्लेट जल्दी आगे नहीं बढ़ रही, नहीं बढ़ी ना। अब अपन क्या करते हैं? यहां थोड़ा सा पानी फैला लेते हैं। पानी फैलाया और इस पानी के ऊपर प्लेट को रखा। अब ये जो प्लेट है और जो पानी है, इन दोनों के बीच प्लेट और ये जो माइका है, इस प्लेट और माइका के बीच में क्या हुआ? वाटर की एक लेयर है।
ये वाटर की लेयर की वजह से मैं जरा सा भी अगर करूंगा तो देखो प्लेट क्या हुआ, दूर भागी, ज्यादा दूर गई। किस वजह से गई बताओ? दोनों के बीच का फ्रिक्शन घटा कि बढ़ा? फ्रिक्शन क्या हुआ? घटा। आपने कभी कभी अपने घर में देखा होगा कि घर में जो किचन स्लैब है, किचन स्लैब यूजुअली एकदम बहुत चिकने वाली ग्रेनाइट से बनाई जाती है और अक्सर हमारे घर में गीली होती है। थोड़ी सी सिंक की तरफ टिल्टेड बनाई जाती है कि पानी बह के उधर ही चला जाए। कभी कभी होता है कि स्लैब अगर गीली हो और ऐसी कोई प्लेट या फ्लैट बॉटम वाला ग्लास रखा हो तो ग्लास खुद ब खुद खिसकना चालू कर देता है। ग्लास खुद ब खुद खिसकना चालू करता है कि नहीं? जब ग्लास अगर खुद ब खुद खिसकना चालू कर देता है तो इसका मतलब है फ्रिक्शन कम हुआ कि बढ़ा? फ्रिक्शन क्या हुआ? कम हो गया। तो अपन ने कहा कि यहां जो लेयर है फ्लूइड की, वो बच्चे क्या करेगी? फ्रिक्शन को कम करेगी एक तो। दूसरा आप देखेंगे ये प्लेट, ठीक, इस प्लेट पे मैंने डाला यहां पे पानी। अभी देखो जैसे प्लेट का ये जो सरफेस है ये अभी बेटा एकदम सूखा है, ठीक। यहां इसके ऊपर मैंने रखा ग्लास और ग्लास भी मान लो एकदम सूखा हो। तो जब ग्लास को रखा, क्या ग्लास और प्लेट साथ में चल रहे हैं? नहीं ना। अब पानी डाल देते हैं। पानी डाला, अब ग्लास रखते हैं। जब ग्लास रखा, एक मिनट, ये लगता है प्लेट गड़बड़ है कुछ। नहीं वैसे बाकी हाँ, चलिए एक मिनट। देखो जब आपने यहां पे रखा तो रखने के बाद देखो प्लेट आई ऊपर। इसका मतलब क्या है बताओ? दोनों के बीच में जो प्रेशर था या एयर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर से कम हुआ कि ज्यादा? सोच के बताना। ये प्लेट और ये ग्लास दोनों के बीच में जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर से कम हुआ कि ज्यादा? क्या हुआ? ज्यादा कि कम? ज्यादा कि कम? क्या है, ज्यादा है कि कम है? कम है तभी तो चिपकी है। अगर ज्यादा होगा तो भाग नहीं जाएगी दूर। तो अपन ने यहां पे देखा कि ये आपस में चिपका क्यों है? क्योंकि बीच में एक वाटर की लेयर है। अब देखो जरा सा इसे हिलाते ही, जैसे ही जरा सा हिलाया और इसके बीच में जरा सी एयर गई, तुरंत प्लेट नीचे आ गई और प्लेट को अब फिर से सुखा दो। अगर प्लेट सूखी है तो क्या इसके साथ जाएगी? नहीं। मतलब कि फ्लूइड की जो पतली सी लेयर है वो लेयर क्या करती है? यहां इनके बीच में प्रेशर को क्या करेगी? कम। प्रेशर कम होने की वजह से ग्लास और प्लेट चिपके थे कि नहीं? प्रेशर कम होने से ग्लास और प्लेट क्या हुआ? चिपक गई। समझना, इसकी वजह से क्या होगा? ये जो पैराइटल और विसरल प्लूरा है ये आपस में चिपक जाएंगे। जहां जहां पैराइटल वहां वहां विसरल। पैराइटल जाएगा बाहर तो विसरल भी बाहर जाएगा। और देखिएगा विसरल जुड़ा है लंग सरफेस से, तो विसरल अगर बाहर गया तो लंग भी बाहर की तरफ जाएंगे। यानी कि लंग्स का वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं? तो आपने कहा कि इनके बीच में क्या भरा हुआ बेटा? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का पहला काम कि प्लूरल फ्लूइड ने बताओ फ्रिक्शन कम किया कि बढ़ाया? फ्रिक्शन को क्या किया? कम। और प्लूरल फ्लूइड का दूसरा काम होता है कि ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है कि एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा। इसने क्या किया? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया। ये जो नेगेटिव प्रेशर है इसकी वजह से थोरेसिक वॉल और लंग्स का सरफेस ये आपस में चिपके रहेंगे। तो थोरेसिक वॉल और लंग्स का सरफेस ये आपस में चिपके हैं किसकी वजह से? नेगेटिव प्रेशर की वजह से। अब मुझे सोच के बताएंगे, एक पर्सन में बिना किसी अतिरिक्त डैमेज के, किसी स्टैबिंग यानी कि चाकू मारने की वजह से, किसी वजह से उसकी प्लूरल कैविटी जो है ये पंक्चर हो गई। ठीक, क्या हुआ? प्लूरल कैविटी के अंदर पंक्चर हो गया। पंक्चर होने का क्या प्रभाव होगा? ब्रीदिंग होती रहेगी कि रुक जाएगी? ब्रीदिंग होगी या रुक जाएगी? समझना, जैसे ही यहां पे अगर किया आपने एक भी पंक्चर, तो पंक्चर करते ही एयर बाहर से जाएगी ना। एयर के जाते ही प्लेट और ग्लास क्या हो गए थे? अलग अलग। अब क्या होगा? थोरेक्स में तो मूवमेंट होगा पर लंग्स के अंदर मूवमेंट नहीं होगा। तो थोरेक्स के अंदर मूवमेंट हुआ जबकि लंग्स के अंदर नहीं हुआ। क्यों ऐसा हुआ?
क्योंकि नेगेटिव प्रेशर क्या हुआ, खत्म हो गया। तो नेगेटिव प्रेशर के खत्म हो जाने की वजह से ऐसा होता है। क्या अपने को इतनी बात समझ में आई? अब इसमें से जो जो लिखना है उसे फटाफट लिखें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा। हाँ, प्लूरल फ्लूइड की वजह से नेगेटिव प्रेशर है और इसकी वजह से पैराइटल और विसरल प्लूरा आपस में जुड़े हैं। पंक्चर हुआ तो पंक्चर होते ही दोनों सेपरेट हो जाएगा, ब्रीदिंग बंद। हाँ बेटा, कोई भी इपिथेलियल टिश्यू कभी कनेक्टिव टिश्यू के बिना होता ही नहीं है। इपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिशन चाहिए ना, कहां से मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमने तुमको पहले ही देख लिया था। काहे को बेटा अपना स्क्रीन टाइम बढ़ाता है, कॉपी किताब पे लिख, उससे फायदा होगा। हाँ तू परेशान मत हो, कोई बात नहीं, मुझसे पूछ, मैं बताऊंगा। बताओ बताओ। थोरेक्स ये होता है यहां से लेके यहां तक, डायफ्राम तक, इतने बीच के पार्ट को बोलते हैं थोरेक्स। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, इसका मतलब है कि इतने रीजन में यहाँ पे 12 वर्टिब्रा है। अब ऊपर से अपन गिनना शुरू करें, 1 2 3 4 5, तो पांचवी वर्टिब्रा आई। उसके सामने आ जाओ यहाँ पे, ये जगह जहां जाकर के ट्रेकिया डिवाइड करेगा। अभी आया? अब बताओ। पांचवी, उसके ठीक सामने देखो, वहां जाके डिवाइड करता है। प्रश्न पूछो, जब तक समझ में ना आए तब तक पूछो। हाँ बेटा। लिम्बिक सिस्टम बेटा होता है ब्रेन के अंदर। हमारे ब्रेन में सेरिब्रम के जो लोअर पार्ट्स हैं, जिसमें अमाइगडाला हिप्पोकैम्पस आता है, वो मिलकर के बनाते हैं हमारे अंदर लिम्बिक सिस्टम। बाकी जो डिटेल है जब अपन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। क्या बेटा? ये जो मिडिल में है, मिडिल में अटैच नहीं होता, मिडिल वाली साइड इसकी फ्री होती है। जो अटैच रहेगा वो लेटरल साइड से अटैच्ड है। मतलब क्या, देखो इधर लेटरल अटैच्ड है, इधर अटैच है, पीछे अटैच है। ये जो इसका मीडियल वाली साइड है, ये मीडियल वाली साइड फ्री होती है। डायग्राम बना।
थोरेसिक वर्टिब्रा कहाँ है? पीछे। ठीक। जैसे अगर मैं तेरे बारे में कहूं कि तुम कहाँ हो, तो मैं एक रेफरेंस पॉइंट पे ये कह सकता हूं ना कि जो पीछे बच्चा बैठा है तुम उसके ठीक आगे बैठे हो। तो ऐसे ही है, ट्रैकिया आगे है, वर्टिब्रा पीछे है। तो हमने इसीलिए कहा ना कि वर्टिब्रा के आगे डिवाइड करता है। डिवीजन मतलब उसमें फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा वाली जो बात कही है, वो केवल लोकेशन इंडिकेट करने के लिए कि कहां पर डिवाइड करेगा। इस वाली स्लाइड का बना बेटा? आगे बढ़ जाएं। अगले पेज पे आए। चलो फटाफट इसको लिखेंगे।
क्या हुआ बेटा, पीछे से नहीं दिख रहा, छोटा है? अच्छा चलो देखते हैं, रैंडमली जो है बिना पीछे देखे मैमेलिया के 10 एग्जाम्पल कौन गिनाएगा? क्लास मैमेलिया के कोई से 10 एग्जाम्पल आपको जूलॉजिकल नेम गिनाने हैं मुझे। साथ में लिखते जाएंगे, कोशिश करेंगे रिकॉल करने की आपको कितने याद आते हैं। अच्छा एक हुआ, अभी तो 9 बजे। मैमेलिया के 10 एग्जाम्पल नहीं याद आ रहे? अच्छा चलो, मैमेलिया हम बताएं। ऑर्निथोरिंकस किसका नाम होता है? किसका नाम है? प्लेटिपस। ओवीपेरस होता है विवीपेरस, पर साथ में लिखते जाना, ठीक? सो मैक्रोपस, कंगारू। मैक्रोपस किसका नाम है? कंगारू। टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स यानी चमगादड़। टेरोपस के बाद रेटस, फेलिस, कैट, कैनिस, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, कैमेलस, इक्वस, एलिफस, बेलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, डेल्फिनस, मकाका। इतने तो एग्जाम्पल थे, तो कोई बहुत ज्यादा एग्जाम्पल थोड़े थे। अगले स्लाइड पे आए बेटा। चलिए फटाफट इसको लिख के कंप्लीट करेंगे। सरफेस टेंशन की बेटा प्रॉपर्टी होती है कि सरफेस टेंशन चाहता है कि सरफेस कम से कम रहे। तो अगर हम सरफेस टेंशन को काम करने देंगे तो ये सारी एल्वियोलाई को पिचका देगा, जिससे सरफेस कम से कम हो जाए। हम चाहते हैं एल्वियोलाई खुला रहे। बेसिकली है क्या, एल्वियोलाई पे अगर आप देखें तो वाटर की एक लेयर मौजूद है ना, और वाटर का अपना सरफेस टेंशन होता है। तो वाटर का सरफेस टेंशन कम करने का तरीका है कि हम क्या करें कि वाटर का सरफेस टेंशन घटाने के लिए उसके बीच बीच में हम लिपिड के मॉलिक्यूल डाल दें। जब वाटर के मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा जुड़ ही नहीं पाएंगे तो सरफेस टेंशन डेवलप भी नहीं होगा, तो सरफेस एरिया कम भी नहीं होगा।
आगे बढ़ जाएं। क्या बेटा? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम का नाम है, और ये जो एंजाइम है ये एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में काम आता है, ऐसा बायोटेक्नोलॉजी में एनसीईआरटी लिखती है। तो वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हमारे पास नेचुरली कहां से आता है? तो नेचुरली आपको ये मिलता है टाइप 2 एल्वियोलर सेल से। अच्छा, पता है एल्वियोलाई में मैक्रोफेज भी होती है लंग्स में। लंग्स की मैक्रोफेज को हम बोलते हैं डस्ट सेल। क्या कहा जाता है? डस्ट सेल। तो लंग्स की मैक्रोफेज का नाम होता है डस्ट सेल। जैसे लिवर में कुफर सेल होती है, ऐसे यहां पे होती है डस्ट सेल। आगे बढ़े। नहीं, कनेक्टिव टिश्यू से नहीं आता, वो आता है टाइप 2 एल्वियोलर सेल से। आगे बढ़ जाए। देखिए, अब बच्चे एक चीज अपन और देखते हैं, और वो है कि हमारी थोरेसिक कैविटी किसे कहा जाता है, या थोरेसिक कैविटी की बाउंड्री कौन कौन बनाता है। तो थोरेसिक कैविटी क्या है, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखें, आगे की तरफ अगर मैं बात करूं, तो यहां पर ये एक बोन प्रेजेंट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्टर्नम। ठीक, यानी कि सामने से अगर हम देखें, तो सबसे पहले अपने को ये बोन दिखाई देती है, और बोन का नाम क्या है? स्टर्नम। ये जो स्टर्नम है, इसको बच्चे अपन क्या बोलते हैं? तो स्टर्नम को नाम दिया जाता है चेस्ट बोन। तो ये स्टर्नम कहां है हमारे अंदर? ये स्टर्नम है। ठीक, अब अगर मैं अपने अंदर बात करूं, तो स्टर्नम के ठीक पीछे वर्टिब्रा मौजूद होगी। तो स्टर्नम के ठीक पीछे आप देखो, फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। ठीक, ऐसे करके वर्टिब्रा हो गई। अब इसमें से आप जानते हैं कि ये जो वर्टिबल कॉलम है, ये किधर किस साइड पर मौजूद होगा? डॉर्सल। तो ये क्या हो गया बेटा? वर्टिब्रल कॉलम। या अपन कहें कि ये क्या हो गया हमारे पास? थोरेसिक वर्टिब्रा है। तो अपन ने कहा कि ये हो गया थोरेसिक वर्टिब्रा। अब ये जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, इस थोरेसिक वर्टिब्रा से आपको पता है कि रिब्स निकलेंगी, और रिब्स आकर के जुड़ेंगी किसके साथ? स्टर्नम के साथ। यानी कि यहां पर देखो, इससे पहली रिब निकली, ये यहां आके जुड़ गई, तो ये पहली रिब आकर के जुड़ी। सेकेंड वाली यहां से निकली, ये यहां आके जुड़ गई। ऐसे थर्ड, एक मिनट, ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं इसे। तो अपन ने कहा कि फर्स्ट ये आकर के जुड़ी, सेकेंड ये आके जुड़ी,
फिर ये थर्ड, उसके बाद ये हो गई फोर्थ। रिप पता है ना 3 टाइप की होती हैं, 5, उसके बाद 6, फिर 7 जाके स्टर्नम से जुड़ी। तो पहली वाली 7 कहां स्टर्नम के साथ जुड़ी। अब इसके बाद देखो 8, 9 और ये 10, ये इसके साथ आकर के जुड़ी। तो ऐसे ही यहां बात करें 10 नंबर वाली, यहां पर ने कहा कि 8, फिर 9 और फिर 10 नंबर आकर के यहां जुड़ा। फिर अपन जानते हैं 11 और 12 फ्री होती है, ये 11 हो गई और ये 12 हो गई। 3 टाइप के रिब्स हैं। अब आपने कहा कि ये जो थोरेसिक कैविटी बनी, इस थोरेसिक कैविटी में यहां पर बच्चे क्या मौजूद हैं, रिब्स हैं। अब मुझे बताएंगे कि जो स्टर्नम है वो किस साइड पर है, डॉर्सल, वेंट्रल या लेटरल। स्टर्नम कौन सी साइड पर है, वेंट्रल। तो स्टर्नम आपने कहा कि इट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड। जो थोरेसिक वर्टिब्रा है ये किस साइड पाई जा रही है, पीछे की तरफ बोले तो डॉर्सल। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो रिब्स हैं ये किस साइड पाई जाती हैं, लेटरल। तो अपन ने कहा कि लेटरल साइड में क्या है, रिब्स है। अब देखिए जो आपका डायफ्राम होगा, ठीक, डायफ्राम क्या होगा, यहां पे बेटा 12वीं वर्टिब्रा के साथ जुड़ेगा। इधर पीछे की तरफ कौन सी वर्टिब्रा से जुड़ा है, 12 नंबर, सबसे लास्ट वाली थोरेसिक वर्टिब्रा से। 12th नंबर की रिब के साथ आकर के जुड़ा। फिर ये किससे जुड़ेगा, 12th नंबर की रिब के साथ। और फिर इधर जाकर के आपका ये रिब्स के लेटरल साइड के साथ यहां पर डायफ्राम जुड़ गया। तो इधर डायफ्राम ने क्या किया, नीचे से इसे पूरी तरफ बंद कर दिया, ऊपर की तरफ आपकी नेक मौजूद है। अब ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर यहां पे पाए जाते हैं आपके लंग्स। तो देखिए ये कौन सा हो गया अपना, राइट लंग। तो हमने कहा कि राइट वाला लंग यहां पे मौजूद है, और जो लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट वाला इधर की तरफ पाया जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, ये लेफ्ट। अब आप देखें यहां पे नीचे की तरफ ये क्या मौजूद था, आपका डायफ्राम। तो आपने कहा बच्चे की नीचे की तरफ क्या पाया जा रहा है, डायफ्राम यहां पर प्रेजेंट है। तो अब जरा देखो यहां पर इसकी जो एंटीरियर साइड है, एंटीरियर साइड में क्या मौजूद है, नेक। एंटीरियर साइड की तरफ क्या हुआ, नेक। पोस्टीरियर यानी कि नीचे की तरफ कौन है, डायफ्राम। तो आपने कहा कि पोस्टीरियर साइड पर कौन होता है, डायफ्राम। फिर आपने कहा डॉर्सल साइड पे कौन रहेगा, थोरेसिक वर्टिब्रा जिनका नंबर 12 है। लेटरल साइड पे कौन सी पाई जाएंगी, रिब्स। और वेंट्रल साइड पर क्या होगा, स्टर्नम। डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रख लो। फिर वापस से एक बार देखते हैं, ये साइड कौन सी, वेंट्रल, कौन है, स्टर्नम, क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन। ये साइड डॉर्सल, कौन है, थोरेसिक वर्टिब्रा, नंबर कितना, 12। ये दोनों साइड लेटरल, क्या मौजूद है, रिब्स। ये साइड पोस्टीरियर, ये कौन, पोस्टीरियर, क्या मौजूद है, डायफ्राम। ये साइड एंटीरियर, यहां क्या मौजूद है, नेक। और इन्हीं के बीच की कैविटी का नाम क्या है, थोरेसिक कैविटी। तो हमारी थोरेसिक कैविटी की बाउंड्री कौन कौन बनाता है वो अपन ने बात की। अब कल अपन बात करेंगे कि रेस्पिरेशन के 5 स्टेप कौन कौन से होते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है। यहां तक एनसीईआरटी अपन पढ़ेंगे। एक सिंगल वर्ड में भी अगर आपको कंफ्यूजन आता है तो आप आके मुझे पर्सनली आप बता देंगे कि आपको यहां दिक्कत आई। पर मेरे को एक सिंगल वर्ड में कंफ्यूजन नहीं चाहिए जहां आपको एनसीईआरटी में लगे कि ये क्यों लिखा है। तो अपने को पता होना चाहिए कि अगर ये लिखा है तो क्यों लिखा गया है। चलिए अब बाकी अपन मिलते हैं कल।